अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज बात करते हैं जनाब कि इमरान खान की रिहाई की कुंजी क्या है, कैसे होगी रिहाई। कल जो केसेस होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। माइंस एंड मिनरल बिल और कनाल्स का इशू मुर्दा नहीं हुआ, अभी तक बहुत ज़्यादा जिंदा है। साथ साथ बात करते हैं जनाबे वाला सांडे के तेल से लेकर हमारे एटम बम तक जावेद चौधरी साहब के नुस्खे। लेकिन सबसे पहले जरा बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पे तरीके इंसाफ बरतानिया वाले क्या कर रहे हैं। इतला ये है जनाबे वाला कि जो बरतानिया के हमारे तरीके इंसाफ के कोई मलिक साहब हैं, ठीक है, उनको फरमाइश डाली गई है कि जनाबे वाला आप ज़रा एक अदद एहतजाज तो कर दें भारत के हाई कमीशन के सामने, ताकि आपके हम अच्छे नंबर लगा सकें पाकिस्तान में, और इसके बदले जी हम आपको बड़े फेवर्स देंगे और इमरान खान को आसानियाँ मिलेंगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कई दफ़ा पहले भी चूना लगाया जा चुका है। तो मेरे तक ये इतला पहुंची है कि तहरीक इंसाफ की ये कॉल नहीं थी भारतीय एम्बेसी के सामने एहतजाज करने की, लेकिन मलिक साहब को कहा गया है कि मलिक साहब ज़रा आप एहतजाज एक अरेंज करें। तो उन्होंने एक कॉल दे दी। देखते हैं एहतजाज होता है, कैसे होता है, कौन कौन जाता है इसमें। क्या ये जुल्फी बुखारी साहब की कॉल थी, क्या ये किसी मलिक साहब की कॉल थी, क्या किसी और की कॉल थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं थी। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो देख लेंगे बरतानिया में मौजूद तहरीक इंसाफ वाले की किसकी कॉल थी और ये क्या हरकतें कर रहे हैं, और कौन से लोग हैं जो इस टाइम तहरीक इंसाफ को हेड कर रहे हैं, बरतानिया को ख़ास तौर पर। ज़रा ये देख लेना चाहिए कि पार्टी से हटकर ये अपनी कौन कौन सी डीलें बना रहे हैं जनाबे वाला, और इन डीलों के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने वाला है। अच्छा जनाबे वाला, माइंस एंड मिनरल बिल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तमाम जो बातें, जो शहादतें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बड़े ज़ोर शोर से इसको केपी असम्बली से पास करवाने की ख्वाहिश है। जिस तरीके से कनाल्स वाला इशू ख़त्म नहीं हुआ, आज आपने देखा है कि सिंध में कैसे बिलावल साहब ने फेंटी पड़वाई है एहतजाज करने वालों को। पुलिस ने जा जाके सिर मुंह खोले हैं एहतजाज करने वालों के। खुर्शीद शाह साहब ने भी ऐलान किया है कि बस ख़त्म हो गया मसला नहरों का मसला ख़त्म नहीं हुआ। सीसीआई में किसकी मेजॉरिटी है, सीसीआई में कैसे अप्रूवल होगा, ये मामलात तय किए जा रहे हैं। इन मामलात पर जोर लगाया जा रहा है। जब सीसीआई 2 मई को इजलास होगा तो आपको लग पता जाएगा जनाबे वाला। तो ये कनाल्स मंसूबा, बिलावल साहब तो कहते थे जनाब हम पानी का एक कतरा नहीं देंगे। अभी तक एहतजाज क्यों हो रहा है और क्या बिलावल साहब को यकीन है कि ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से गंडापुर साहब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक माइंस एंड मिनरल बिल अप्रूव करवाने के लिए। गंडापुर साहब को कोई अगर मशवरा दे दे कि गंडापुर साहब आप कोशिश करके जनाबे वाला ये माइंस एंड मिनरल बिल जो है ये इमरान खान की रिहाई से एक दफ़ा ऐलान कर दें, आप मर्द बने, हौसला करें ज़रा। मैंने दिन को भी कहा था जनाब 6.5 फुट कद है आपका, हौसला करें और इमरान खान की रिहाई से अगर इसको आप नथी कर देंगे तो जनाबे वाला बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए प्रोग्रेस करना। इमरान खान के जो केसेस थे कल नाजरीन, जो हेयरिंग होनी थी वो एक दफ़ा फिर कैंसिल कर दी गई है। हमें मालूम है क्यों की गई है। सलमान सफदर साहब से किसी की बात हुई, उन्होंने कहा जनाब ये 9 मई का केस हो या 8 मई का केस हो या 10 मई का केस हो, ये जितने भी केसेस हैं ये उतने ही जाली हैं जितना कोई जाली केस हो सकता है, बल्कि उससे भी थोड़े से ज़्यादा। तो अगर ये लोग केस चलाना चाहते हैं ये तो चलाएं फ़ौरन से पहले, ताकि हम इन केसों को उड़ा कर रख दें। आप लोग भी देखेंगे 9 मई के केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कोई थोड़े बहुत बेहतर जजेस आए हैं तो 9 मई के केसेस के चीथड़े उड़कर रह गए हैं। चाहे वो सनम जावेद का केस हो, फवाद चौधरी का केस हो या एजाज चौधरी का केस हो, सारे के सारे केसेस फटी हुई जराबों की तरह जनाब बाहर फेंके हैं सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर। तो केसेस में जान कोई नहीं है, रोके जा रहे हैं केसेस। फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब जिस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं वो ये है कि जनाब ये सियासी केसेस हैं, अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिलना। तहरीक इंसाफ वालों को भी मालूम है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं अदालतों में भी पूरा जोर लगाओ, सियासी महाज पे पूरा जोर लगाओ। अनफॉर्चुनेट बात है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं है इस वक्त। तहरीक इंसाफ को नहीं मालूम कि सियासी तौर पर क्या करना है, या वो करना नहीं चाहते। गंडापुर साहब बार बार ये ऐलानात कर देते हैं जनाबे वाला कि हम बैकग्राउंड डीलिंग्स कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। दूसरी जानिब आप देखिए कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया नलका आपका, माफ़ कीजिएगा, नलका आपका टाइट कर दिया।
आप शहबाज शरीफ साहब काकूल में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, हाय भारत आए, हम तहकीकात करवाते हैं, हमें बताए, हम इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाते हैं। जनाबे वाला, एक वाकया हुआ था इस मुल्क में 9 मई का, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की गई थी। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था, पिटिशन भी किया, उसकी इंक्वायरी करवा लें, वहां से शुरू करें। भारत को आप जा जाके जो तगड़ा मिलता है तो आप गोडे पकड़ के कह रहे हैं आए जी हमें दे, हम इंक्वायरी करवा लेते हैं। जो आपका पानी बंद कर रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी 9 मई की करवाए ना, ताकि मुल्क से ये हिजान खत्म हो। भारत उधर नया मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इधर हमारा आईएसपीआर नया तराना लॉन्च कर रहा है। मतलब अभी आप ताकत का बैलेंस देख लेना। अगर आप सिर्फ एक बंदे से बना के रखें तो आपको ये तराने लॉन्च करने की जरूरत ना पड़े, लोग आपके लिए तराने लॉन्च करें, लोग आपके लिए तराने लिखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी दोराहे पे मुल्क खड़ा है जहां पर आवाम और हुक्मरानों में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ये किसी भी मुल्क के लिए रेसिपी फॉर डिजास्टर है ऐसे करना। खैर क्या कह सकते हैं, हमारे बहुत समझदार जनाब हुक्मरान हैं, इनसे कोई कैसे मुकाबला कर सकता है। जहाँ पर सब कुछ हो रहा है, इंडिया हम पे हमला करना चाह रहा है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, ट्रंप साहब ने झंडी दिखा दी है कि आपस में बात करके मामलात को तय करो। हम न्यूक्लियर की धमकियां लगाते जा रहे हैं, वो हमने हनीफ अब्बासी साहब को छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने ये कोई चौकों में लगाने के लिए लगाए हैं, हम गोरी छोड़ देंगे, हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, हम अब्दाली मार देंगे। तो उधर से इंडिया वाले, अब फर्क देखिए ना दो जमूरतों में, कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब जो हैं इंडिया के, उनके घर आर्मी चीफ साहब आए हैं ब्रीफिंग देने के लिए। हमारा इधर डिफेंस मिनिस्टर शादी में जा रहा था तो आर्मी चीफ जा रहा था तो उसको रोक लिया गया। वो बेचारा 20 मिनट गड्डी बैठा रहा, इंतजार करता रहा, सड़दा बलदा रहा कि जी मैनू जान क्यों नहीं दे रहे। ये डिफरेंस है हमारी जमहूरियत का। जंग लगने वाली है, बजाय इसके कि वॉर फुटिंग पे कोई काम किया जाए, हमारे पीएम साहब को पकड़ के काकूल ले गए कि आओ यहाँ पर तकरीरें करो ज़रा। अच्छा, दूसरी तरफ अर्जेंसी आपको पता चलती है ना। देखें, अगर हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, भारत ने बगैर किसी इंफॉर्मेशन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इतने ज़्यादा सारे इकदाम उठा लिए। जाफर एक्सप्रेस पे हमने कहा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने फ़ोन कॉल्स दिखाई, हमने वेपनरी दिखाई, हमने नाम बताया कि जी यहाँ से ये भारत इनको हैंडल कर रहा है, लेकिन हमने कोई सफारती सतह पे एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर हम रिएक्टिव क्यों हैं? आखिर हम इतना डरते क्यों हैं? वो बाजवा साहब जो थे, अयाज सादिक साहब ने बताया था कि माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी बाजवे की, वो 6 फुटा हमने जो पाला हुआ था बिला वजह का, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, जो कि आर्मी का इमेज ही डुबो के गया ऐसे चीफ, अल्लाह माफ़ करे। तो सोचने की बात है, हमारे हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि हमने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया। अभी भी जब हम कह रहे हैं मुल्क को एक कर सकते हैं, हम वहाँ पर नहीं कर रहे हैं जी, हम अपने थिएट्रिक्स में लगे हुए हैं। और थिएट्रिक्स की बात करें तो जनाबे वाला, एक हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं फ़िरौन के ज़माने के, फ़िरौन से 3 साल सीनियर है कम अज़ कम, जावेद चौधरी साहब। इनको जेदा जी कहा जाता है, उर्फ़ आम में जेदा चंगड़ भी कोई लोग कह देते हैं इनको, लेकिन ये बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए ऐसी बात। तो जावेद चौधरी साहब जो थे जनाब, वो पहले एक बादशाह होता है, उसका एक तोता था, तोता लगड़ा कहाना था, इस तरह की कहानियाँ कॉलम में हम लिखा करते थे। फिर वो इसी तरह की कहानियाँ जो है वो टीवी प्रोग्रामों में सुनाना शुरू हुए। फिर वो इसी तरीके की कहानियाँ वीलॉग्स में सुनाना शुरू हुए। साथ साथ उन्होंने वीलॉग्स में सांडे का तेल, कुश्ते, माजून और इस तरह की चीज़ें भी बेचनी शुरू कर दी। वो एस अहमद साहब एक हैं, आप उनका वीलॉग देखा कीजिए, बहुत ही फनी होता है। उन्होंने कहा था जी जेदा जी अपना ही कुश्ता खा बैठे, उनको समझ नहीं आ रही। तो जेदा जी जो है वो नाजरीन कुश्ते बेचते हैं, वो बेसिकली सांडे का तेल बेचते हैं, वो इस तरह की कई सारी चीज़ें बेचते हैं जिनको खा के आपकी गई जवानी लौट आएगी और आप ही मैन, सुपरमैन, टार्जन बन जाएंगे, बेड हिला के रख देंगे। बेसिकली इस तरह की चीज़ें वो बेचते हैं जेदा जी ने बताया है जनाब के पाकिस्तान क्योंकि पतला है और लंबा है, तो इंडिया का बम क्योंकि पुराना है, न्यूक्लियर बम की मैं बात हो रही है, इंडिया का बम पुराना है तो वो मारेंगे तो ताबकारी असरात जो है ना वो इंडिया में वापस चले जा सकते हैं, या वो कराची में मारेंगे तो उधर चले जाएंगे, या वो ईरान में मारेंगे तो ईरान में ताबकारी असरात चले जाएंगे। और हमारा क्योंकि नया बम है तो हम जिधर मारेंगे वो उधर ही कंटेन होके रह जाएंगे। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ जेदा जी कहना क्या चाह रहे हैं। जेदा जी बेसिकली रेफर कर रहे थे उस एक फ्रेज़ को जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी मुश्किलात थी, वो था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये हमारे किसी फ़ौजी जर्नैल ने इजाद किया था लफ्ज़ के, पाकिस्तान क्योंकि विड्थ देखिए आप कम है, वो इस तरह करके नक्शे में नज़र आता है, इंडिया की विड्थ इधर से यहाँ तक आती है। तो अगर इंडिया ने एडवांस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस आए, तो हमारे पास इतनी डेप्थ नहीं है जनाब पीछे जाने की। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमने क्रिएट की थी कि जी अफ़गानिस्तान में हमारी ही एक्सटेंशन हुकूमत हो तो हम वहाँ से भी लड़ सकें जनाब, हम ऐसे गारों से इनके ऊपर मिसाइल दाग दें। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ।
जिसकी वजह से हम जलीलो ख्वार हुए वैसे बाय द वे। तो जेदा जी वही बता रहे थे, जेदा जी को किसी ने बताया कि जी ये न्यूक्लियर ताबकारी असरात जिसको बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में, तो ये इंडिया अगर बम मारेगा, ओ मामा, इंडिया बम मारेगा तो अफगानिस्तान जाएंगे या ईरान जाएंगे वो तो बात की बात है ना, पाकिस्तान तो पूरे का पूरा बीच में लपेट में आ जाएगा, वड़ के रह जाएंगे हम। ये भी तो सोचना तू मामू, कि अगर वो बलूचिस्तान से ईरान में चला जाएगा तो पूरे बलूचिस्तान को तो खाकस्तर कर देंगे। अगर वो पंजाब में मार के वापस जी चढ़ते पंजाब की तरफ जाएंगे, न्यू दिल्ली की तरफ जाएगी तब करी, तो पंजाब का क्या बनेगा, ये भी तो सोच लो। और जो आप बात कर रहे हैं कि जनाबे वाला वो हमारा जो नया हथियार है, हमारा नया हथियार वो नहीं, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमने बनाए हुए हैं जिनको मिसाइल से लॉन्च ना करना पड़े, रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च कर दें छोटे से, जो कि एक छोटे से एरिया में तबाही बर्बादी कर दे। वो इस सेंस में बनाए गए हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ फौज जो है अगर वो मार दी जाए जंग में या गालिब आ जाए, इंडिया एडवांस करके हमारे शहरों तक आना शुरू हो जाए, तो हम वहाँ पर गुड़ुम करके एक मारें तो वो लिमिटेड एरिया में कंटेन हो जाए। नवे पुराने बम, मेहरबानी है ताड़ी, ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬਿੱਠ ਨਾ ਬਣੋ ਜੇਦਾ ਜੀ। प्लीज़ सेल सांडे का तेल in which you are expert. Please sell Viagra and other such kushtas and majuns to preserve the जवानी and मर्दानगी। काइंडली आप मर्दाना कमज़ोरी का इलाज ज़ोर शोर से जारी रखें, न्यूक्लियर कमज़ोरी का इलाज प्लीज़ मत कीजिए जेदा जी। आई प्लीज़ रिक्वेस्ट अगेन, ये इस तरह की चीज़ें आती हैं आप इतने बड़े एंकर हैं, इतना बड़ा नाम है कि मेरी खंग निकल जाती है आपका नाम लेते हुए, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें भी फिर बेवकूफ़ समझते हैं। कोई इंडिया में कोई बंदा बैठा ये देख रहा होगा तो वो कहेगा ये सारे गधे हैं, ये लंबा टेढ़ा सांडे का तेल बेचें आप जिसको आपको बेचना आता है। आप कोई इस तरह का मतलब नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने वाली सारी दवाइयाँ रज रज के बेचें, उसमें आपकी गंभीर रिसर्च है, आपके पास सारे कुश्ते माजून फौलादी मौजूद है, आपके पास माजून मछली, ये मैं सारे नाम मुझे पता है, ये सारी आपने खा के टेस्ट की हुई हैं। तो प्लीज़ ये बेचें, न्यूक्लियर मामलात पर रहने दीजिए, एक्सपर्ट्स को बात करने दीजिए, हमारी तरफ से समझदार लोग ही बोले। मैंने कल भी कहा था कि जी भारतीय तो मेंटल है, हमारे भी कार्टून काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। वो कल एक था जिसमें मैंने माइक हैक कर लिए, एनालॉग डिवाइस कैसे हैक कर ली तूने, प्लीज़ जेदा जी आई रिक्वेस्ट वंस अगेन। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, अगर पसंद आए कंटेंट तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग देखें और मैं फ़ौरन से पहले एक मशहूर और बड़ा आदमी बन जाऊँ और जेदा जी की तरह माजूने बेचना शुरू कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।